आगे हम लोग चल रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग का आगे है आइडियल गैस इक्वेशन। तो लिखता है एनी गैस बिहेव एज एन आइडियल। देखो ऐसा होता नहीं है, ऐसा दुनिया में कुछ कोई भी गैस नहीं है आइडियल, बट हम लोग आइडियल किसको मानेंगे, कैसा बिहेव करे अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ध्यान दो, फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, पीवी इजकल टू एम आर टी। पीवी इजकल टू एम आर टी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टेम्परेचर का होगा ना, अगर ये फॉर्मूला है। बट ऐसा कंडीशन हो जहां पे ये प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो जाए, तो इस कंडीशन से तो ये फॉलो नहीं करेगा। बट यही है आपका आइडियल गैस इक्वेशन कि आइडियल गैस कैसा बिहेव करेगा, मतलब उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और उसका एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, P इक्वल टू एम आर टी। पीवी इक्वल टू एम आर टी, ये डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ देगा। तो आप लिखे हो कि एनी गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। एंड आप एक्सप्रेस कर सकते हो पीवी इक्वल टू एम आर टी, वेयर पी क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट जो टर्म आ रहा है, प्रेशर भी बहुत तरह का होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एफए में हालांकि ये पढ़ना था आपको, देखो ध्यान से इसको देखना, ठीक है। ये जो सबसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट, जो भी ये देख लेना यार, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, सॉरी, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब मान लो एक लाइन ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको पी एटीएम से लिख रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब ध्यान दो, मान लो हम एक पॉइंट लिए जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबव है, वो पॉइंट ए है। इस यहां तक के प्रेशर को मेजरमेंट करना है। और एक पॉइंट हम ले रहे हैं बी, एक पॉइंट हम ले रहे हैं बी, वहां तक के प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डाउनवर्ड में जो पॉइंट हम लिखे हैं वहां तक का प्रेशर का क्या होगा। हम मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से, एकदम नीचे से। तो देखो ध्यान से तो जहां तक का मेजरमेंट करना है, यानी कि ए पॉइंट तक का मेजरमेंट करना है, कहाँ से, एब्सोल्यूट जीरो लाइन से, है ना। एब्सोल्यूट जीरो लाइन से यहां तक अगर हम प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे, तो ये जो प्रेशर कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी जो लिखा हुआ था एब्सोल्यूट प्रेशर। तो सर आपने तो बताया कि ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसके जो डाउनवर्ड है, यानी कि यहां से यहां तक का जो प्रेशर है, वो आपका कौन सा प्रेशर है, तो सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको आप लिख सकते हैं पी एटीएम से, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले प्रेशर को क्या बोलेंगे, यानी यहां से यहां तक का वाला प्रेशर को कहेंगे गेज प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहेंगे, गेज प्रेशर, ठीक है, या पी गेज लिखते हैं। समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर का जो भी मेजरमेंट होगा वो होगा गेज प्रेशर। और एब्सोल्यूट जीरो लाइन से जो रेड वाला लाइन है, वहां तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव गेज प्रेशर या गेज प्रेशर कहेंगे। तो बट टोटल प्रेशर क्या हुआ, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर को, जो एब्सोल्यूट प्रेशर लिखा हुआ है, पी एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर यहां से यहां तक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर आप लिख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लस गेज प्रेशर। बोलो, लिख सकते हैं हम बर। अरे ये जो यस सर। एब्सोल्यूट प्रेशर है ये किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गेज प्रेशर। ए पॉइंट तक का हमको निकल जाएगा। जीरो लाइन से जो भी हम मेजरमेंट करेंगे, जिस पॉइंट तक मेजरमेंट करना उसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। जैसे अगर आप इस एग्जांपल को देखो, अगर आप इस एग्जांपल को देखो, तो अगर जीरो लाइन से एब्सोल्यूट जीरो लाइन प्रेशर से मेजरमेंट करोगे, तो ये भी तो एब्सोल्यूट ही कहलाएगा, है ना। ये भी क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। बट बट अगर आप, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डाउनवर्ड यहां तक मेजरमेंट करोगे, यहां तक इस पॉइंट तक, तो इसको कहते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। इसको क्या क्या कहेंगे,
पी वैक्यूम, या भी से लिखो, वैक्यूम भी है CUUM, ठीक है। पी वैक्यूम भी से लिखो, या पी नेगेटिव गेज बोलोगे, नेगेटिव गेज प्रेशर। इसके ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे अगर जिस पॉइंट तक मेजरमेंट करना है गेज प्रेशर। अब ये बता दो यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी एटीएम। तो देखो हमको निकालना है पी एब्सोल्यूट, हमको फाइंड करना है पी एब्सोल्यूट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डाउन है। तो देखो पी एटीएम के बराबर क्या है, तो सर पी एटीएम बराबर लिख सकते हैं पी एब्सोल्यूट प्लस पी वैक्यूम। तो निकालना था पी एब्सोल्यूट, तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये आ गया। तो ये न्यूमेरिकल बनाने में थर्मोडायनेमिक्स में बहुत मदद करता है कि आप कैसे, हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट प्रेशर, कैसे हमको प्रेशर मेजरमेंट करना है। ठीक है, चलें। यस सर। पूरा नींद जो है पूरा सवार है, बट मास्टर छोड़ने वाला भी नहीं है। तो ये जो पीवी इक्वल टू एमआरटी है, पीवी इक्वल टू एमआरटी है, पी क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है ना। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, दो फॉर्मूला आप देखें, पीएटीएम भी, पीएटीएम प्लस पी गेज, पीएटीएम प्लस पी गेज होता है। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, एम जो मास है, आर जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। अगर आर पे बार हो जाएगा तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, ओनली आर लिखा हुआ है तो उसको आप पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और टी जो होगा वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, और उसका यूनिट जो होगा वो केल्विन में होगा, उसका यूनिट जो होगा वो केल्विन में होगा। देखो वही चीज यहाँ बताया हुआ है, पीएटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर से पी गेज, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डाउनवर्ड नेगेटिव गेज या वैक्यूम प्रेशर भी कहेंगे। पीएटीएम जो होता है 0.01325 बार होता है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर यहाँ पे है। तो ये तो हम बता दें, डिस्कस हम लोग कर दिए, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब लिख रहा है कि अदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पीवी इक्वल टू एमआरटी। ध्यान देना, इस आइडियल को छोड़ करके अगर गैस इक्वेशन को लिखना है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। ध्यान दो, पीवी इक्वल टू एन आर टी लिखे, आर पे बार है, ध्यान दो। तो एन क्या है, एन क्या है, एन क्या है, तो सर एन जो है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द मोलिकुलर वेट। किसका है, मास टू द मोलिकुलर वेट, ठीक है। और आर बार क्या है, तो यूनिवर्सल गैस को, जिस किसी भी गैस का आपको मास पता है, उसका मोलिकुलर वेट भी पता है, ठीक है। अरे ठीक है, यस सर। जैसे हाँ कार्बन सर। का मास कितना होता है, 6, मोलिकुलर वेट करोगे तो इसका 12 हो जाएगा, है ना। तो 6/12, तो 1/2 तो यानी कि 0.5 आएगा कहीं ना कहीं एन का मान। और आर बार जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो अब कैसे लिखे हैं, पी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो एन जो है मोलिकुलर मास है, ठीक है। तो एम की जगह मास बटा मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं। एन का वैल्यू, एन बराबर, अभी पढ़े ना, मास बाय मोलिकुलर वेट। तो देखो मास को मास रखे, आर बार बाय क्या कर दिए हैं, मोलिकुलर वेट करते हैं इनटू टी। ध्यान दो, अब जो आर जो होता है, ओनली हाँ आर, सर। आर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट था। तो ये जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मोलिकुलर वेट होता है। इसलिए फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग ऐसा किया, इसलिए हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आर में कन्वर्ट हो गया, टी तो टी। तो पीवी इक्वल टू एम आर टी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। अनदर फॉर्म गैस इक्वेशन से कन्वर्ट कर सर आ दिया आइडियल गया। गैस इक्वेशन में। तो आर जो है आर बार बाय मोलिकुलर वेट है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एयर का बात करें, ठीक है, तो आर बार का वैल्यू आप क्या लिखोगे, 8.314। ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा अंबर, अभी बहुत सारा, ठीक है। देखो आर बार का वैल्यू कहीं कहीं 8314 भी लिखा लेगा, तो देखो वहां पे केल्विन, किलो नहीं होगा, हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अगर किलो में है तो पॉइंट आ जाएगा। तो एयर के लिए जो कांस्टेंट सीपी क्या है जी, स्पेसिफिक हीट समझते हो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट समझते हो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट सर यानी कि एक यूनिट वाटर को, एक यूनिट वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो हीट चाहिए, वही कहलाता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो एयर के लिए जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी लिखने का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मेजरमेंट करोगे तो उसका वैल्यू होता है 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर स्पेसिफिक हीट अगर फॉर एयर के लिए बात करोगे तो 0.718। अगर ये याद ना रहा तो एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे। और गामा का वैल्यू होता है 1.14 1.41, ठीक है।
और it is a ratio of constant pressure, specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. और R is a characteristic gas constant, इसको मेयर लॉ भी बोलते हैं, मेयर लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं मेयर लॉ. R is equal to Cp minus Cp, the difference between specific heat यानी constant pressure, specific heat at constant pressure minus specific heat at constant volume. जब तुम 1.005 को हटा दोगे 0.718 से तो आ जाएगा वैल्यू 0.287 आ जाएगा, ठीक है. और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का होता है कितना, 28.96 जो कि 29 के बराबर होता है, हम लोग मान सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी. थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी तो ये है क्या, द प्रॉपर्टी व्हिच हेल्प्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. मतलब प्रॉपर्टी क्या हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, ठीक है, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. मान लेते हैं ये भी सॉरी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, नॉट थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी. थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी बहुत सारा पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, है ना. तो अब टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करेंगे वो देखना है, एक क्वेश्चन आएगा. और एक तो ये भी आता है, ये टेम्परेचर स्केल कुछ इस ढंग का, ठीक है. हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट. ठीक है, अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में, ये फ़ारेनहाइट में, केल्विन में. डिग्री सेंटीग्रेड में कहाँ लोअर ऑफ कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड. फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. केल्विन में कितना होता है बताओ, 273 से 373 केल्विन. अब डिफरेंस निकालो, कैसे निकालोगे बता दो. तो सर 100 डिग्री माइनस, बोलो कैसे निकालते हो इसको, इससे डिफरेंस करते हो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड, या 100 माइनस 0 डिग्री, उसी ढंग से 212 माइनस फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट माइनस जो भी कर सकते हैं यार, या फ़ारेनहाइट माइनस, मतलब जिस पॉइंट के लिए निकालना है हम लोग उसको. तो 212 माइनस 32 डिग्री, या लिख सकते हो 373 माइनस केल्विन बटा 373 माइनस 273. तो वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री सेंट बटा 100 इक्वल टू 212 माइनस फ़ारेनहाइट बटा 180 इक्वल टू 373 माइनस केल्विन बटा 100. तो देखो यहाँ से सर यहाँ 180 है, यहाँ से 100 कट जाएगा, एक रिलेशन ला रहा है. ये कट गया, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10. देखो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आया, एक रिलेशन है तीनों के बीच. तो वो क्या गया, 100 डिग्री माइनस सी बट्टा 5, 212 माइनस फ़ारेनहाइट बटा 9 इक्वल टू 373 माइनस केल्विन बटा 5. तो इन तीनों से तुम क्या कर सकते हो, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेंटीग्रेड निकाल सकते हो, केल्विन में है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए. सोने ना गया जी? नहीं सर. थोड़ा मजाक था. तो एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, इन केस ऑफ कांस्टेंट गैस प्रेशर गैस थर्मोमीटर वॉल्यूम विल बी प्लेस द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. अब देखो क्या रहा है कि अगर हम प्रेशर को ही कांस्टेंट कर, आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT. अब ये चीज मेरा कांस्टेंट है और MR तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा. अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मास तो किसी भी मॉलिक्यूलर का एलिमेंट का क्या होगा, कांस्टेंट होगा. उसका गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी वैल्यू सेम होगा, मतलब हर पॉइंट पे सेम होगा. बढ़ता घटता क्या, प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर. तो हम मान के चल रहे हैं कि प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाए, तो बचा है क्या, तो बचा है वॉल्यूम और टेम्परेचर, और दोनों एक दूसरे के बराबर है. बाकी कांस्टेंट को अगर रिलेशन में लाए तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़े, या टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम घटे, सॉरी बढ़े, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. टेम्परेचर जहां पे जितना बढ़ाएंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा. इस रिलेशन में ये कह रहा है. एक सिलेंडर गैस का सबसे एग्जांपल लो. सिलेंडर जो गैस होता है
उसके अंदर का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी तो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए तो उसको हैवी बनाया जाता है, इसीलिए उसको हैवी बनाया जाता है। बट उसके अंदर प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, मतलब मेंटेन प्रेशर होता है, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या किए हैं, प्रेशर को वहां पे कांस्टेंट किए हैं, तो दोनों का रिलेशन हो सकता है। तो वॉल्यूम को भी वहां कांस्टेंट किया, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ता है नहीं बढ़ता है, एकदम हेवी बनाते हैं इसलिए हम लोग, ताकि ब्लास्ट ना कर जाए। अगर उसका अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो, अगर गैस सिलेंडर को कहीं आग में तुम डाल दो तो क्या होगा, वो गैस सिलेंडर जिस मेटल का बना है वो धीरे धीरे हीट होगा, जनरेट होगा, तो हीट का ट्रांसफर तो हो सकता है ना। अरे सिलेंडर गैस तो क्लोज सिस्टम है, तो हीट का तो कम से कम ट्रांसफर कर सकता है, मास का नहीं कर सकता। तो जैसे ही ओके। टेम्परेचर बढ़ेगा, बोल तो रहा है, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, इसलिए सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। एक टाइम आएगा कि सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है। तो लिख सकते हैं टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। उसी प्रकार अगर कांस्टेंट वॉल्यूम माने, ठीक है, अब इस केस में वॉल्यूम को एक कांस्टेंट कर दे रहे, तो वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। अब वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दे रहे हैं, और एम आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर का डायरेक्टली कांस्टेंट हो गया। तो उसी प्रकार जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। अब देखो दो केस हो रहा है ये सिलेंडर गैस में, टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहो तुम, टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ाने के साथ साथ अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर बढ़ रहा है अंदर का, तब भी वो क्या होगा, सिलेंडर ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो यहां से भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर जो है वो फंक्शन है किसका, प्रेशर का। टेम्परेचर जो है वो फंक्शन है किसका, प्रेशर का। और वॉल्यूम का भी हो सकता है, वॉल्यूम का कब होगा, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, और फंक्शन प्रेशर का कब होगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। एंड नंबर थर्ड केस, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, रेसिस्टेंस विल बी प्लेस्ड टू रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, ठीक है। कह रहा है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज करोगे तो वहां पे रेसिस्टेंस जो है वो रोल अदा करेगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। वो बताएगा कि यहाँ का टेम्परेचर क्या हो सकता है। इन केस ऑफ थर्मोकपल का बात करेंगे तो इस केस में किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो सीबेक इफेक्ट पे, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज डिफरेंस पे, तो प्लेस ऑफ द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे रोल उसका होगा। इन केस ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर का बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी थर्मोमीटर का अगर हम बात करें तो लेंथ डिसाइड करोगे, वॉल्यूम से डिसाइड करोगे, ठीक है। क्यों करेंगे ऐसा, तो वॉल्यूम अगर मान लो दो वॉल्यूम का रेशियो तो उसको लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो दोनों का एरिया अगर सेम तो एरिया तो कट गया, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ये है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, थर्मोमेट्रिक स्केल। एक तो हम अभी बताएं डिग्री को कैसे करते हैं, केल्विन को कैसे करते हैं फ़ारेनहाइट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल। केस वन, ये मेथड कब यूज होता था, 1954 के पहले, 1954 के पहले हम इस मेथड को यूज करते थे। एक क्वेश्चन इसे आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आता है या तो लिखने के लिए आएगा। इन दिस मेथड टू रेफरेंस पॉइंट लेंगे, इस मेथड में हम क्या करते हैं, दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसको कंसीडर करते हैं। जैसे कौन कौन सा पॉइंट लेंगे, तो किसी का आइस पॉइंट या स्टीम पॉइंट। जैसे जैसे अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तो बात करोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, आइस हो जाएगा वाटर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहा है। तो दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इसमें, किसमें, जब हम यूज करते थे 1954 के पहले, तो टी जो है वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ए और बी जो है दो मतलब कोई कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, तो मान लो अगर आइस पॉइंट ले वाटर का, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और उस पॉइंट पे एक्स का मान क्या है, एक्स इनिशियल, एक्स का मान क्या है, एक्स इनिशियल। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब फॉर्मूला पे बैठाओ, टी इक्वल टू हमको पता है ए एक्स प्लस बी, हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। अभी इनिशियल पॉइंट पे, आइस पॉइंट पे टेम्परेचर है 0 डिग्री, ए, और एक्स जो वैल्यू दे रहा है वो रीडिंग दे रहा है एक्स आई, मान लो इनिशियल रीडिंग ये दिया प्लस बी, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन वन, या लिख सकते हो बी इक्वल टू माइनस ए एक्स आई, यानी दिस इज इक्वेशन नंबर वन मान लेना है। अब स्टीम पॉइंट पे वाटर कितना भी बॉयल होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा, उसके बाद तो वो स्टीम हो जाएगा। तो एक्स का जो मेजरमेंट होगा, एक्स स्टीम पे होगा, जिसको एक्स एस, तो फॉर्मूला पता है टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो देखो टी की जगह 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ए का ए एक्स क्या हो गया, एक्स स्टीम, और बी का वैल्यू अभी निकालना है, देखो यहाँ पे, तो इसका वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स आई, तो 100 इक्वल टू ए दोनों से कॉमन ले लिए हैं, तो एक्स एस माइनस
एक्स आई। अब हमें निकालना है ए का वैल्यू, हमें तो निकालना है ए का वैल्यू। तो यहां से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100/xs - xi। तो जब ए का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ए का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वी नो दैट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, टी इक्वल टू एक्स प्लस बी। अब ए का वैल्यू रखना दो, ये वाला वैल्यू यहाँ रख दो, और बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा -100xi/xs - xi। ये आपको लिखना होगा, ये डेरिवेशन आपको ऐसे समझाना होगा। सो टी इक्वल टू, वी नो दैट ए एक्स प्लस बी, हमको ए का भी वैल्यू पता चल गया, बी का भी पता चल गया। टी इक्वल टू 100x/xs - xi माइनस 100xi/, एलसीएम ले लिए दोनों का, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, xs - xi, और फाइनली वी विल गेट दिस यूनिक। ठीक है, तो कब यूज करते थे, बिफोर 1954। 1954 हम लोग टेम्परेचर निकालने का ये स्केल हम लोग यूज करते हैं। अभी तो बहुत सारा आ गया, अभी तो बहुत सारा स्केलिंग आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे इतना दूर मत चलो। सोने ने किया अमर? नहीं सर। अरे वाह, अरे यार कहाँ चलो। तो ये बताओ, प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे? क्या एयर प्योर सब्सटेंस है? ये हाँ सर। कौन सा एयर प्योर सब्सटेंस है? सर ये ड्राई एयर। ड्राई एयर, बहुत अच्छा। क्या वेट जो मॉइस्ट एयर था वो था प्योर सब्सटेंस? नहीं। नहीं था, मॉइस्चर के कारण। अब देखो दूसरा केस है, मेथड यूज आफ्टर 1954। अब 1954 के बाद कौन सा मेथड हम लोग यूज करने लगे टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो लिखता है कि इन दिस मेथड सिंगल यूनिक रेफरेंस पॉइंट, जबकि 1954 के पहले क्या करते थे, दो रेफरेंस पॉइंट लेते थे, एक आइस पॉइंट लेते थे, अरे ठीक है, एक आइस पॉइंट लेते थे और एक स्टीम पॉइंट लेते थे। जबकि 1954 के बाद हम लोग सिर्फ एक यूनिक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, टेकन इनटू कंसीडरेशन इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। देखो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल बोलते हैं। इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, अगर हम मान ले रहे हैं कि इस केस में वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें पता है हम ये इक्वेशन तो ला भी चुके हैं, ये इक्वेशन ला भी चुके हैं, पीवी एम आर टी। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इक्वल टू एम आर बाय बी इंटू टी। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो P प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हो। अब प्रोपोर्शनल हटाओ तो के टी, सॉरी इसको पलट दो, T प्रोपोर्शनल टू P, सो T इक्वल टू के पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एट ट्रिपल पॉइंट पे वैल्यू बता चुके हैं कल के क्लास में, ये प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड प्रेशर भी बात किए थे। तो टी जो है ट्रिपल पॉइंट है, पी भी ट्रिपल पॉइंट है, तो तुम रिलेशन क्या आया, टी इक्वल टू के पी। तो टी को ट्रिपल पॉइंट के लिए लिखोगे, के पी को भी ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर पे लिखोगे, क्योंकि एक ही रेफरेंस पॉइंट हमको लेना है ना। तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट पे ही, ट्रिपल पॉइंट पे उस चीज का वाटर का कितना होता है टेम्परेचर, कितना होता है प्रेशर, कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सो के इक्वल टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर। अब इसका वैल्यू हम क्या रख देंगे, जो ये इक्वेशन नंबर 1 ये जो माने थे, ये जो आया था, इस पे हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे, के का वैल्यू निकालनी है। तो टी इक्वल टू के के जगह क्या रख देंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर। तो हमने क्या किया, बताओ इसका वैल्यू, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है, तो सर 273.16 कल पढ़े थे ना, ट्रिपल पॉइंट कितना होता है टेम्परेचर का, तो 273.16 केल्विन। तो देखो यही, और एक प्रेशर तुमको पता रहेगा किसी उस जिसका तुमको निकालना है, और उसका ट्रिपल पॉइंट में तो वैल्यू रख दिए, और हमें ये निकल गया टेम्परेचर। तो ये कब यूज करते थे, आफ्टर 1954। और 1954 के पहले दो रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेते थे, दो रेफरेंस पॉइंट लेते थे। ठीक है अंबर? यस सर। बोल नहीं रहा। तो आइडियल गैस किसको कहेंगे, आइडियल गैस किसको कहेंगे, आइडियल गैस किसको कहेंगे, वैसा गैस जिसका प्रेशर क्या हो, कम हो, और टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, है ना। बट ऐसा होगा नहीं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तभी ये आइडियल गैस को बिहेव करेगा। अगर किसी गैस का प्रेशर कम हो रहा है और टेम्परेचर राइज कर रहा है, अगर कोई गैस ऐसा बिहेव कर रहा है, तो ऐसे गैस को आप कहोगे आइडियल गैस। अब आते हैं आइडियल गैस थर्मोमीटर।
आइडियल गैस थर्मोमीटर जो है इंडिपेंडेंट होता है किसका, इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ 1 केल्विन। 1 केल्विन का डिफिनेशन क्या है, 1 केल्विन का मतलब क्या है, तो लिखता है कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, एक मिनट, हाँ गुड मॉर्निंग सर, नीचे आना होगा सर, सर थोड़ा क्लास ले रहे थे और, हाँ बिल तो बात की हुई, अरे नहीं नहीं देगा दोनों बिल, दोनों बिल बात बात किया हुआ पहले से, नहीं नहीं सर बिल तो बात किया हुआ। कीजिए बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं 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 बात तो किया हुआ है, हम लोग स्टार्टिंग में ही बात होगी। हाँ तो डिफिनेशन ऑफ 1 केल्विन का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है ये, इट इज डिफाइंड एज 1/273.6 टाइम ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि लिख सकते हो कि अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर निकालना है 1 केल्विन के रेशियो में, तो लिखोगे 1 केल्विन इक्वल टू 1/273.6। ये क्या है जी, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O के लिए। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ भी निकाल रहे हैं हम, टॉम में हम लोग डिस्कस किए थे, कुजबेक इक्वेशन के द्वारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकालते थे, कुजबेक इक्वेशन के द्वारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकालते थे, तो निकालते थे 3 लिंक -1 -2J -H, यही निकालते थे ना। हाँ अगर रेफरेंडम मोशन भी है तो -FR करते थे। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे टॉम में, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन में। बट अगर हम बात करेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे आ गए गिब्स बाबा, उन्होंने गिब्स फेज रूल दिया, उन्होंने कहा कि P जो है फेज प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू जो होगा वो नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2 के बराबर होगा। निकालने के लिए आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम या लिखने के लिए क्या है, याद करने के लिए याद कर लो कि जब तुम कहीं जॉब करोगे तो तुम्हारा पीएफ कटेगा, तो पीएफ एक साथ आता है, पीएफ है ना, सैलरी, या तुम्हारे फादर जॉब करते हैं तो उनका पीएफ कटता होगा, तो पीएफ क्या होता है, एक जगह आता है, यानी कि फेज प्लस फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक साथ। अनदर साइड क्या लिखोगे, सी कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट यूज कर रहे हो, और प्लस 2 लिख दोगे। तो देखो फेज क्या है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फेज किसको, फेज को अगर हमको डिफाइन करना है तो फिजिकली डिस्टिंक्ट, फिजिकली अलग अलग होना चाहिए बट मैकेनिकली सेपरेबल एंड केमिकली होमोजेनियस होना चाहिए, तभी तुम उसको फेज बोल सकते हो। फिजिकली डिस्टेंट मतलब तुम देख रहे हो कि एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, गैस है, तो फिजिकली तुम उसको डिस्टेंट अलग अलग कर दिए। उसको मैकेनिकली सेपरेबल भी हम कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं मैकेनिकली यूज के लिए। और केमिकली होमोजेनियस, अगर वाटर है तो तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो वाटर ही होगा, H2O ही होगा। अरे ठीक है, तो फेज जो है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है, मैकेनिकली सेपरेबल और केमिकली क्या, होमोजेनियस है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहलाएगा, तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटेंसिव और इंट्रिंसिक वेरिएबल आर टू लोकेट और फिक्स द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। तो उसको क्या कहेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो मास पे डिपेंडेंट नहीं हो, कल हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो मास पे इंडिपेंडेंट है और लोकेट हो किसी भी स्टेट यानी फिक्स स्टेट पे, वो बता रहा है कि मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे इतना है, तो उसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मान लो ये स्टेट 1 या स्टेट 2 से, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर 1 प्रेशर 2, टेम्परेचर यहाँ का, इंथाल्पी यहाँ का ये है, तो इंथाल्पी तो हो गया तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दो 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 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसका बता रहा है किसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अनदर वेज अगर हम समझे, जैसे तुमसे फाइंड करने बोल देगा कि चलो केस 1 हम लेते हैं कि सिंगल पेज सिंगल कंपोनेंट हो, सर सिंगल पेज और सिंगल कंपोनेंट, तो देखो क्या है, आइस, वाटर और स्टीम, कंपोनेंट तो एक ही है ना, अरे वाटर ही है ना, तीनों का केमिकल फॉर्मूला क्या एक ही है, ठीक है। अरे ठीक है, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल पेज ले रहे हैं। हाँ तो सिंगल पेज क्या है, सिंगल पेज तुम्हारा 1 है, ऐसे सिंगल पेज क्या 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो हमको पता है कि P + F = C + 2, तो फेज हम लेना है सिंगल,
डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट कितना ले रहे हो, तो H2 ही तो ले रहा है, तो कंपोनेंट भी 1 है +2, तो 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 - 1, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा कितना निकल गया 2, है ना। अगर सिंगल फेज लिखा है ना, फेज सिंगल है, कंपोनेंट भी सिंगल है, तो फेज की जगह भी 1 लिखा और कंपोनेंट की जगह भी 1 लिखा, तो फाइनली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है तुम्हारा, कितना हो गया 2, ठीक है। बट इस केस में ले रहे हैं 2 फेज, हम फेज को ले रहे हैं, 2 फेज ले रहे हैं और सिंगल कंपोनेंट ले रहे हैं, तो फेज मेरे पास कितना है 2 है, एक आइस को लिए एक वाटर को लिए, बट कंपोनेंट देखिए दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो वी नो दैट P + F = C + 2, फेज 2 लिए प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कंपोनेंट 1 + 2, यानी 2 + F = 3, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 - 2 = 1, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1। अरे समझ में आ रहा है। तो अगर सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट लिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया था, डबल फेज सिंगल कंपोनेंट लिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया। अब देखो कमाल, अब 3 फेज लेते हैं, तीनों फेज का, बट कंपोनेंट सिंगल ही लेते हैं, जैसे आइस, वाटर एंड स्टीम, 3 फेज का बात किए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट कंपोनेंट क्या है, H2 ही है। तो देखो यहाँ पे फेज क्या हो गया, फेज यहाँ पे क्या हो गया बताओ, यहाँ पे फेज क्या हो गया, यहाँ पे फेज क्या हो गया, इस केस में केस 3 में 3 फेज है ना, तो सर फेज 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट एक ही है, तो 3 प्लस फेज इक्वल टू 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 - 3 यानी कि 0। यानी कि देखो 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 इस केस में क्या हुआ कि अगर आप 3 फेज ले रहे हो बट कंपोनेंट तीनों का क्या है, सिंगल ही, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 0 आएगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 0 आएगा। तो इट इज ए यूनिक रेफरेंस पॉइंट हैविंग 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, ये यूनिक रेफरेंस पॉइंट, हम लोग इसी पॉइंट को हम लोग मानते हैं ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तुम अभी इससे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, है ना, वो डेफिनेशन में आएगा, और उसके साथ साथ ये भी लिखने आएगा, होता है ना कि डिफाइन टू द नंबर 1 सिस्टम, नंबर 2 कितने तरह का सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, या तुमसे फिर ये भी बोल देगा पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को डिफाइन कीजिए। तो पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन में अंतर क्या है कि अगर पॉइंट पहले किसको कहेंगे, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो बाय द सिस्टम, जैसे प्रेशर एंड वॉल्यूम, मान लो ये एक सिस्टम लिया, तो 1 से 2 क्या है, एक प्रोसेस है, तो स्टेट 1 पे इसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो इस पॉइंट, वही है पॉइंट, इंडिपेंडेंट पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ठीक है, तो उसका प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम, तो वो पॉइंट है। बट पाथ फंक्शन क्या है कि दीज आर डिपेंडेंट ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। अब मान लो प्रेशर 1, किसी सिस्टम का एक 1 स्टेट पे जो प्रेशर है, नंबर 2 पे अलग होगा, ठीक है, उसके पास्ट हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, बट जो पाथ फंक्शन होगा, जो पाथ फंक्शन 2 ही हम लोग अभी पढ़ते हैं, वर्क और हीट, ठीक है, वो पाथ को फॉलो करता है, वर्क और हिट, ये याद रखना, ये दोनों पास्ट हिस्ट्री पे मदद करता है, इसीलिए ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जबकि प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, ये सब क्या है, ये पॉइंट फंक्शन है, ये सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है, इसको पास्ट हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, इसको पास्ट हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए एग्जैक्ट। एक छोटा सर, एक सिंपल सा सवाल पूछे सर, सिंपल सा सर सवाल है, बहुत सिंपल सा सर। हाँ पूछ सर, वॉल्यूम तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मैथ्स में सर वॉल्यूम निकालते भी आए हैं, ये सब मेरा बहुत स्ट्रांग भी था सर, लेकिन सर एक बार हमको सर एक आसान भाषा में बोलिए ना, वॉल्यूम असल में बोलते किसको है, जो आप समझते हैं वही है कि सर, आप एक बार बताइए। जो तुम समझ रहा वही वॉल्यूम है। अभी जैसे जो पिस्टन सिलेंडर है, देखो टेक्निकली टर्म से समझो, कोशिश करो टेक्निकल, आसान भाषा तो है ही, जैसे तुम बैलून ले लो, बैलून फुलाते हो ना, हाँ, बर्थडे पार्टी में, तो अभी बताओ हाँ उसके सर, अंदर एयर का कैपेसिटी कितना है, बहुत कम है, ठीक है, इसके अंदर हम एयर दिए फुलाए, अब धीरे धीरे देखो ये ऐसा हो गया बैलून, तो वॉल्यूम पहले क्या था, V1 पे क्या था, मान लो वॉल्यूम जो होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है, तीनों, तभी तो वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है, तो ये किसका हो गया, रेक्टेंगुलर बॉडी का हो गया, रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, सिलिंड्रिकल भी होता है, सिलिंड्रिकल का ही वॉल्यूम निकालते हैं, स्फेरिकल भी होता है, जैसे अर्थ स्फेरिकल है, बैलून स्फेरिकल मतलब सर लगभग होता है,
तो इसके अंदर जो वॉल्यूम सर मतलब जो पूरा पूरा उसका एरिया मतलब लेंथ ब्रेथ और जितना भी उसका हाँ हर पार्ट बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मिला के जो वो जो जो तुम कहा बता रहा जाता है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो तो रेक्टेंगुलर शेप होगा तब ना, क्यूबिक होगा तब ना, सर हाँ, क्यूबाइड होगा और तब जैसे ना। कि सर ये अगर सर्कल है तो उसका मतलब पूरा एरिया पूरा मतलब पूरा सर्किल नहीं सरफेस है, और मतलब स्फेरिकल है। अरे कॉस्को बोल लो, फुटबॉल लो, उसके अंदर एयर है, उसके अंदर वॉल्यूम, एयर निकल जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, एयर निकालो हाँ तो सर, वॉल्यूम कम हो जाएगा। बैलून से एयर निकालो एकदम पिचक के, उसका वॉल्यूम कम हाँ हो जाएगा। बैलून में ठीक है एयर सर। तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। यस सर, तो वही चीज, वही वॉल्यूम का हम समझ बात गए। कर रहे हैं कि किसी भी जी सर। सिस्टम में जब तुम एयर डाल रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, यही सब चीज तो हम लोग देख रहे हैं। जी सर। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। तो देखो पाथ फंक्शन दीज डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री, तो वो पाथ फंक्शन होगा, बट जो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड ना करे। गुड मॉर्निंग त्रिपाठी जी। ठीक है, दीज आर द डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। और अब एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किसको कहेंगे? एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट किसको कहेंगे? तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किसको कहेंगे? द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो। जिसका साइक्लिक इंटीग्रल जो हो वो क्या हो, जीरो के बराबर हो जाए, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहलाएगा। जैसे प्रेशर एंड वॉल्यूम अभी डिस्कस कर रहे थे। बट और जो पास्ट हिस्ट्री पे भी डिपेंड ना करता हो, बट पाथ फंक्शन जो है वो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, और उसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो का, इसलिए डिफरेंस निकालते हैं। इसलिए डिफरेंस निकालते हैं, डेल डब्ल्यू निकालते हैं, डेल क्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जो अगर यहाँ जो डिफरेंस का हम बात कर रहे हैं तो वो इनएग्जैक्ट है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस बात कर रहे हैं। तो हीट एंड वर्क इज इनएग्जैक्ट डिफरेंस, इनएग्जैक्ट डिफरेंस होता है। ये सब आएगा लिखने के लिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ये सब लिखने के लिए आपको आएगा थ्योरी। ठीक है, ये सब लिखने आएगा थ्योरी। सर इस सब में मतलब शॉर्ट नोट नहीं ना देगा सर? इस शॉर्ट नोट से ये पढ़ाया हम तुमको। सर तो ये तो मतलब सर इसमें तो दो दो तीन तीन पॉइंट है, शॉर्ट नोट में सर कम से कम 8-10 पॉइंट लिखना दिखता बोलता है है। नहीं तो दो दो ही लाइन तो लिखना होता है शॉर्ट नोट्स में, क्या लिखोगे फिर? एग्जांपल आपको लिखना होगा। ठीक है, और जो नोट्स हाँ हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, जो हम घर आएंगे तो तुमको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, उसमें और अच्छा से लिखा ठीक होगा। है। ठीक है, मतलब जी सर। कॉन्सेप्ट तुम्हारा पहले क्लियर, तुम लिखोगे क्या एग्जाम में, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किसको बोल रहे हैं, इनएग्जैक्ट किसको बोल रहे हैं, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन तुम अब क्या जानेगा, इंडिपेंडेंट है वो, पाथ हिस्ट्री से हाँ। मतलब नहीं रखता। और जो नहीं। पाथ फंक्शन की बात करोगे तो बोलोगे नहीं सर ये पास्ट हिस्ट्री से मतलब रखता है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिप्स मतलब वेरिएबल निकालते हैं, डेल इसीलिए लगाते हैं। ठीक है, आगे है देखो, यहाँ पे लिख रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। जो साइक्लिक होगा वो क्या है तुम्हारा, एग्जैक्ट है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट है तो डिफरेंशिएशन, अब जो तुम बोल रहा था कि सर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हमको डिस्कस कीजिए, कर देंगे। डी देखो यहाँ लगा है, डिफरेंशिएशन में क्या लगा हुआ है, डी, स्मॉल डी का यूज करते हैं, राइट ना। और अगर डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, तो वहां डेल का बात करें, यहाँ डिफरेंस का जहां बात करेंगे, जैसे डेल क्यू लिखे है तो यानी कि क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। अगर डेल डब्ल्यू लिखे हैं दैट मींस W2 माइनस W1। ये फाइनल वर्क क्या हुआ माइनस इनिशियल वर्क, पहले क्या था बाद में क्या हुआ, दोनों को जो डिफरेंस निकाले वो मेरा क्या हो गया, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन दिया। दैट मींस वो पांच डिग्री से मतलब रख रहा था कि पहले क्या था और अब क्या है, पहले तुम पढ़ने में क्या थे अब क्या हो, उसका जो डिफरेंस निकालोगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो कि साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जबकि साइक्लिक इंटीग्रल अगर जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहलाएगा। अरे क्लियर है? अरे ठीक है, तो देखो पीवी डायग्राम में, ठीक है, तो पीवी डायग्राम में तुम देखो 1 से 2 एक प्रोसेस पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो ए मान रहे हैं, फिर 2 से 1 एक जा रहा है जिसको हम लोग बी मान रहे हैं, राइट ना। ठीक है, तो इंटीग्रल अगर तुम डीपी निकालोगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी कि P1 अगर पी फाइनल, अरे क्या होता है साइक्लिक इंटीग्रल में कल पढ़ा था ना, प्रोसेस में क्या होता है जिसका इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इस केस में प्रेशर फाइनल भी P1 है, पी इनिशियल भी P1 ही है, देख लो, देखो इस केस में है ना, 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 से 2 गया, फिर ये 2 से 1 हुआ, तभी तो साइक्लिक पाथ को फॉलो किया। तो पी फाइनल और पी इनिशियल दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। भी इनिशियल भी फाइनल भी दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, भी इनिशियल भी फाइनल भी सेम हो गया, तो P1 माइनस P1 यानी कि जीरो, भी फाइनल भी इनिशियल भी क्या है, दोनों सेम है यानी कि इक्वल टू, यानी कि जीरो। जबकि वर्क यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा और हीट भी यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। नोट में देख लो, नोट में क्या क्या लिखे हैं, नोट पढ़ोगे तो नोट कमाओगे आगे। ठीक है,
तो हीट हाँ एंड सर। वर्क आर पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, और जितना भी प्रॉपर्टीज है सब पॉइंट फंक्शन होगा। बट सिर्फ आपको याद रखना है कि हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। क्यों है ये हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री से ये मतलब रखता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हो, इसलिए इसका डिफरेंस निकालते हैं। बट हम जानते हैं कि जितना भी प्रॉपर्टी है, ऑल प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल आर पॉइंट फंक्शन एंड इट इज आल्सो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग घुस रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, लॉ में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इट वाज गिव्स RH फ्लोर, इसको कौन दिया, तो RH फ्लोर ने दिया। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बोल रहा है कि अगर कोई A बॉडी है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, विल बॉडी बी, और बॉडी B से, मान लो ये बॉडी B है, बोल रहा है कि ये दोनों A जो है थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए B से, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी C सेपरेटली, मान लो C बॉडी है और इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। देन बॉडी A एंड बॉडी C विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम एंड विथ ईच अदर। अब देखो इसको समझो थोड़ा ऐसे, कहानी यूं है। सर ये समझ गया, हाँ ये समझ गए सर। समझ गया ना, कि कोई बॉडी A है, हाँ सर। बॉडी बॉडी B है, सर इसका एग्जाम। इन दोनों को हाँ सेपरेट कर रहा है बॉडी C, है ना। हाँ तो बॉडी A जो होगा C से इक्वल होगा, और C जो होगा B के इक्वल होगा, और आफ्टर सम टाइम A जो हो जाएगा B के बराबर हो जाएगा। तो ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है, यही स्टेटमेंट RH फ्लोवर द्वारा दिया गया कि दिस इज अ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे हम टेम्परेचर का सर, इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम मतलब सर एक्सचेंज ऑफ हीट ही बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम मतलब। हाँ, आफ्टर सम टाइम, मान लो तुम्हारा अभी 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 हम मान लो मॉर्निंग वॉक करके आए, हम तुमसे मिले, हाँ तुम घर में बैठे हो, हाँ तो हम बाहर से हाँ एनवायरमेंट से पूरा हीट अपने आप लेके आए या रिलीज करके आएंगे, हम ठंडा होंगे तुमसे। तुम रूम हाँ के अंदर हो, हीटर में हो, तो तुम्हारा बॉडी कहीं ना कहीं हमसे हाँ टेम्परेचर अधिक होगा। हम जैसे ही तुमको हाँ छुएंगे, हमको अच्छा हाँ लगेगा बट तुमको ठंडा लगेगा। हाँ तुमको ठंडा क्यों लगा, यही तो थर्मोडायनामिक्स यहीं से तो आया, जीरो यहीं से आया। हम तुम्हारा एनर्जी को रिसीव करने लगे, तुम अपने एनर्जी को अच्छा लॉस करने लगे, और हम एनर्जी को गेन करने लगे। हम गेन करने लगे इसलिए हमको गर्म लग रहा, इसलिए हमको अच्छा लग रहा है। तुम लॉस कर रहे हो इसलिए तुमको हाँ ठंडा लग रहा है, क्योंकि एनर्जी को तुम लॉस कर रहे हो। बट कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब ना हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, दोनों का बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को फॉलो करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं, यानी कि दोनों बॉडी का कॉमन मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो द रोल प्ले बाय कॉमन बॉडी इज ऑफ थर्मोमीटर, राइट ना। तो वही चीज देखो, यहाँ नीचे पिक्चर एक बड़ा ढंग से बताया गया, ए और बी, ए और सी है, बी इधर दिया, रोल प्ले बाय कॉमन बॉडी, है ना, यही थर्मोमीटर का काम कर रहा है। यानी टी है टीबी के बराबर है, टीबी टीसी के बराबर, यानी कि टी जो है टीसी के बराबर हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। अंबर क्लियर है। फिर देखो नोट हाँ आ गया, तो ये लिखना होगा, हाँ इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद भी जीरोथ लॉ लिखने के बाद ये पिक्चर बना देना। फिर ये नोट भी लिख देना, जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड कांसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, कांसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम या कांसेप्ट ऑफ थर्मोमीटर भी तो बोल सकते हो, कांसेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी बोल सकते हो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 यूनिट खत्म, ठीक है। अब है इसमें एनर्जी इंटरेक्शन भी, इसको भी देखिए, एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन। अभी शायद तुमको ना दिख रहा हो, अब दिखेगा, ठीक है। तो देखो वर्क का अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट, if the sole effect on thing external to the system and get reduced to the rising of weight, the weight may be not be actually rest। देखो अब यहाँ पे कहा क्या रहा है कि किसी भी सिस्टम में तुम कैसे कहो कि ये वर्क होता है, ठीक है।
तो वर्क आप किसको कहोगे? वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा कैसे डन किया जा सकता है? इफ द सोल इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम गेट रिड्यूस द रेजिंग ऑफ वेट, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसके वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जो राइज कर रहा है। बट यहाँ पे वेट जो है वो मतलब एक्चुअली में वो रेस्ट में नहीं है। जैसे कि केस 1 में लो, बाउंड्री सिस्टम सब समझ में आ रहा है ना? तो केस 1 में क्या है कि देखो, अब ये बैटरी है, ये सिस्टम देखो, ठीक है, ये बैटरी, अरे ठीक है, और तुम देखो ये जो इसका जो सिस्टम है, और जो ये बैटरी जो सिस्टम, ठीक है, हम मान ले रहे हैं ये बैटरी को ही सिस्टम मान रहे हैं, और इस सिस्टम के बाहर क्या मोटर लगा हुआ और फैन लगा हुआ है ना? यहाँ पे बैटरी मेरा क्या है, सिस्टम। तो यहाँ देखो, बैटरी के बाहर मोटर लगा हुआ और फैन क्या हो रहा है, बाहर वर्क हमको मिल रहा है बाहर। अरे ठीक है, वर्क हमको क्या मिल रहा है, बाहर मिल रहा है इस केस में। केस 2 में देखो क्या है, केस 2 में क्या है, हेलो, सुन रहे हो? ठीक है, यहाँ पे क्या था, इस केस में बैटरी अंदर था, मोटर बाहर था, ठीक है, तो जो मूवेबल एलिमेंट था वो बाहर था, वो मोटर क्या कर रहा था, फैन को मूव कर रहा था, और वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है, बैटरी से ले रहा है। अरे ठीक है, तो सिस्टम से बाहर हमने क्या किया, मोटर को चलाया और फैन को चलाया, है ना? यहाँ पे मेरा सिस्टम सिर्फ बैटरी था। इस केस में देखो, इस केस में बैटरी और मोटर ही सिस्टम है, ध्यान देना। इस केस में मेरा जो सिस्टम है उसमें बैटरी और मोटर दोनों है, सिर्फ फैन हम बाहर मूव कर रहा है। अब तीसरा केस में देखो क्या है कि बैटरी और मोटर और फैन तीनों है ना, अरे तीनों है ना, तीनों को हम सिस्टम माने हैं, तीनों को हम क्या माने हैं, सिस्टम माने हैं। तो ये 3 केस से हम क्या समझ सकते हैं, वर्क का इंटरेक्शन। अरे ठीक है, यही हो सकता है ना, यही 3 कंडीशन हो सकता है, इससे ज्यादा कंडीशन हो नहीं सकता है। अब आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है कि साइन कन्वेंशन याद रखना, एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। अगर सिस्टम पे के द्वारा हम वर्क ले रहे हैं तो वो मेरा पॉजिटिव। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं तो उसको मानेंगे पॉजिटिव। उसी प्रकार हीट अगर हम लिख दें, जस्ट उसका उल्टा याद रखोगे, हीट डन बाय द सिस्टम क्या होगा। तो हम देखें कि वर्क डन बाय द सिस्टम है पॉजिटिव, तो हीट डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर हम बात करेंगे हीट डन ऑन द सिस्टम तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। है कि किसी सिस्टम पे हम हीट देंगे, अरे तो एनर्जी देंगे, जैसे हम तुमसे एनर्जी ले रहे थे, तो हीट अपने पे, हीट डन बाय द सिस्टम मेरे पे आ रहा था तो हम मेरे लिए पॉजिटिव है, तुम हीट को रिलीज कर रहा था तो तुम्हारे लिए वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट वर्क के केस में क्या होगा कि वर्क अगर किसी सिस्टम पे तुम दे रहे हो तो वो नेगेटिव होगा, अगर वर्क किसी सिस्टम द्वारा ले रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा। तो टाइप्स ऑफ वर्क अब ये पढ़ना है आपको, ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें भी हम डिस्कस किए हैं ये वाला, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या क्या देखना है, क्लोज सिस्टम वर्क जिसको नन फ्लो, अगर क्लोज है तो मास का तो फ्लो होगा ही नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे नन फ्लो वर्क कहेंगे, ठीक है, दिस इज ए क्लोज सिस्टम वर्क। तो टू ऑब्टेन क्लोज सिस्टम वर्क एरिया अंडर पीवी डायग्राम शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस एंड द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। देखो कल के क्लास में डिस्कस किए थे ना, वर्क जो हम निकालेंगे इंटीग्रेशन पीडीबी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीपी। तो जो वर्क जो मेरा होगा वो कौन सा एरिया का बात कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम एक्सिस पे जो शेडेड एरिया है, मान लो 1 to 2 कोई प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो एरिया होगा वॉल्यूम एक्सिस पे जो हम ले रहे हैं, तो ये जो मेरा एरिया है यही क्या है, क्लोज सिस्टम का वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही एरिया जो है क्लोज सिस्टम का क्या कर रहा है, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ मेरा ऑफिस है, ऑफिस जाने के लिए तुम देख रहा है पूरा रेडी है पहले से तुमको पढ़ाने के लिए, ठीक है, समय को निकालना होगा, पढ़ना है तो, समय नहीं निकालोगे तो समय तो जा रहा है, समय बीत रहा है, ठीक है। अब देखो नंबर 2 में क्या, ओपन सिस्टम वर्क या स्टडी वर्क, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, वर्क का फ्लो होगा। तो अगर क्लोज सिस्टम है तो वॉल्यूम एक्सिस पे हम लोग जो मेरा एरिया हो रहा है वही मेरा वर्क होगा। बट अगर ओपन सिस्टम है, प्रेशर के साइड का जो एरिया होगा वही मेरा क्या होगा, ओपन सिस्टम के लिए वर्क होगा। तो देखो ओपन वर्क के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन बीडीपी, ओपन के लिए बस माइनस लग जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन बीडीपी यूज करोगे टू ऑब्टेन ओपन सिस्टम वर्क एरिया अंडर पीवी डायग्राम शुड बी प्रोजेक्टेड एंड प्रेशर एक्सिस। उसमें क्या था वॉल्यूम एक्सिस, तो इसमें क्या है प्रेशर एक्सिस, इसमें क्या है प्रेशर एक्सिस, दिख रहा है ना, पिक्चर में तुमको शो हो रहा है, पिक्चर में तुमको शो हो रहा है,
पिक्चर में भी तुमको शो हो रहा है, ठीक है। अब आता है एक्सप्रेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ क्लोज सिस्टम वर्क और डिफरेंट प्रोसेस। तो पहला केस में है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या इसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। पहला जो है क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सर W इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV जो है हाँ सर, ये क्या, ये सर ये फॉर्मूला है, ये याद रखा। हाँ, वो तो जनरल फॉर्मूला याद रखना, कैसे आया था बताया था ना, कैसे आया था वो भी कैसे बताया बताया था। सर? चलो फिर से देख लो। कब बताया थे? फिर से देख। अभी बताए थे क्या सर? अरे नहीं, वर्क बराबर क्या होता है, तो सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, और प्रेशर बराबर क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू हाँ। एरिया। अरे ठीक है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स की जगह लिख दो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को dx से लिख रहे हैं। तो अब हमको ये बताओ, ये क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। अरे ठीक है, तो वर्क बराबर पीवी, वर्क एरिया इक्वल टू इंटू लेंथ कैसे पीवी। सर? क्या dx को लेंथ मान लिया? अरे dx इज लेंथ, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स हमेशा हाँ हाँ रिप्रेजेंट हाँ, करता है ठीक ना है सर, ठीक लेंथ को, जनरली मानते हैं। एरिया तो ठीक वॉल्यूम क्या ठीक होता है है, सर। लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। कुछ भी मान लो ना, एरिया दो दो को फुलफिल कर रहा है, एक बच रहा है, मीटर इंटू मीटर हाँ इंटू हाँ। मीटर, मीटर क्यूब हो गया। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये तो कल बताया था, अगर क्लोज सिस्टम के लिए बस क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। यही तो कल पढ़े थे, कल डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो पहला जो पढ़ना है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, पहला क्या पढ़ना है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम बात करेंगे। तो दिस इज ए प्रेशर, ये क्या है वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हर जगह, यानी कि एक सिंगल लाइन लेंगे, देख लो, जहां पे अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है। तो देखो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अरे बोलो, ठीक है। तो कैसे यहाँ सर? पे जो एरिया निकलेगा वो क्या है, बस यही एक लाइन होगा, यही एक लाइन होगा ना। तो वही एरिया जो है वो क्या होता है, करंट बढ़ते वर्क के हैं। बराबर होता है। V1 पीवी इक्वल टू डायग्राम V2 क्लोज कैसे में है वही सर? वर्क के बराबर होता है, जिसको निकालना भी है, इसको फाइंड भी करना है। तो क्या हम जानते हैं, इस केस में वॉल्यूम क्या है, सर V1 कांस्टेंट है। इक्वल टू V2 कैसे था उसमें? कैसे होगा, ये लाइन को देखो ना, लाइन को देखो, तो इस लाइन को देखो, जहां पे ये V1 है, यही लाइन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल्यूम को देखो, प्रेशर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है P1, और ये लाइन यहाँ पे बता रहा है P2, बट V1 V2 तो दोनों सेम ही है। हाँ हाँ, लेकिन वॉल्यूम एक ही है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, वॉल्यूम एक ही है। प्रेशर बढ़ रहा है ठीक या है। प्रेशर घटेगा, तो हाँ तो हाँ हाँ, वॉल्यूम क्या है तुम्हारा ठीक है सेम, सर। यानी कि V1 बराबर V2 है ना। तो पीवी इक्वल टू आप क्या जानते हम्म, हो, MRT। पीवी इक्वल टू हम जानते हैं MRT। एम आर क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस केस में वॉल्यूम भी क्या हो गया, हम्म, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो क्या करोगे, तो वी नो दैट हम जानते हैं वर्क इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन पीडीबी, और हमें पता है पीवी डायग्राम पे, हमें पता है पीवी डायग्राम पे V1 बराबर V2, V1 बराबर V2 है ना। तो इंटीग्रेशन कहां से करना है, 1 से 2 पीडीवी। तो प्रेशर यहाँ पे क्या है, प्रेशर को बाहर निकालो, मेरे लिए वेरिएबल क्या है, डीवी है। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली वी, और लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है। हम्म, तो P एक बार अपर लिमिट को रखो, माइनस लोअर लिमिट को रखो। हमें पता है कि V2 जो है वो V1 के बराबर है, या V2 तो V1 माइनस V1 लिख सकते हो, या V2 माइनस V2 लिख सकते हो, यानी ये 0 हो गया, हम्म, फाइनली 0 हो गया, हम्म, यानी वर्क जो तुम्हारा आया फ्लो सिस्टम के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ठीक। तुम हाँ देखो, तुमको बता दे रहे हैं, यूट्यूब पे मेरा वीडियो डाला हुआ है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, तुम हाँ, जरूर देख लेना,
सर वो तो देखेंगे पहले, थर्मो सर पढ़ दे, वो सर मैथ्स के समय देख लेंगे ना सर। सर यही अरे दोनों मेरा नहीं तो कमजोर है ये सर डिफरेंशियल। ये जो अभी हम किए हैं समझ में आया? हाँ ये थोड़ा समझ रहे, थोड़ा थोड़ा याद है सर, लेकिन हाँ डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन ये बस यही बेसिक कमजोर है। चीज ही दिया हुआ इंटीग्रेशन, उसको देख लेना। अरे तुमको अभी न्यूमेरिकल बनाना है, तुमको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। सर आप हमको पढ़ाइएगा मैथ्स, तो सर ये दोनों थोड़ा बता दीजिए। कैलकुलस मेरा हमको और नहीं आता कोई क्योंकि बात सर, नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि सर हमको फॉर्मूला भी याद रखना होगा ना, तो सर एक दो दिन सर फॉर्मूला याद करने में लगेगा थोड़ा, एक दिन ये बहुत नहीं है। अभी से देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत। देखो यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इसमें तो हमने कर दिया ना, या आइसोकोरिक प्रोसेस को हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोसेस हो गया। तो वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी। देखो बहुत सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल स्टेट। तो पी हम्म इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल है यहाँ पे। तो इस केस में वर्क क्या होगा, जीरो होगा। अभी प्रूव करके भी दिखा दिया, हम्म है ना, क्योंकि V1 बराबर हम्म V2। दूसरा केस में क्या हम्म पढ़ना है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इससे पहले वाला भी वीडियो जरूर देख लेना जो लिंक हम भेजे थे। तो देखो अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डायग्राम क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा। तो हम्म जो इनिशियल प्रेशर होगा वही फाइनल प्रेशर होगा, बट देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। देखो हम्म वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है देखो, और वॉल्यूम एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है, शेडेड एरिया आ रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्क हम्म, जीरो नहीं होगा। तो वी नो नहीं दैट वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ। सर, प्रेशर को हमेशा बाहर, उस समय भी बाहर निकले, यहाँ भी प्रेशर को बाहर क्यों निकाला प्रेशर? क्योंकि वहां वेरिएबल पे क्या है, इंटीग्रेशन जो है डीवी का वेरिएबल है ना, किसके रिस्पेक्ट में ओह इंटीग्रेट अच्छा, करोगे, वॉल्यूम के हाँ हाँ रिस्पेक्ट हाँ, करोगे, ठीक इसीलिए ठीक पी है को ठीक है ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो गया। ठीक है तो पी ठीक बाहर है हो ठीक है गया सर, हाँ। डीवी। तो वी इनिशियल से वी फाइनल, हम्म, एक बार वी फाइनल माइनस वी हाँ इनिशियल, तो ये निकल गया किसका हाँ वर्क। तो ये वर्क निकल गया हाँ कांस्टेंट प्रेशर का, तो ये वर्क हाँ निकल गया कांस्टेंट प्रेशर का। कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क जीरो इन क्लोज सिस्टम, हाँ, और कांस्टेंट प्रेशर का क्या हो गया, पी वी फाइनल वी माइनस टू माइनस, इनिशियल। हाँ। देखो कांस्टेंट प्रेशर का दूसरा नाम क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहेंगे, या आइसोपिस्टिक प्रोसेस कहेंगे, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, आइसोबैरिक भी बोलेंगे, आइसोपिस्टिक भी बोलेंगे। हाँ जैसे उसमें आइसोकोरिक बोलते थे, राइट ना। हाँ हाँ, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल इससे भर भर के आता है एग्जाम में। ठीक है सर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जिसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो वी नो दैट पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो एमआर ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि पीवी इक्वल टू लिख सकते हैं कांस्टेंट, और पी इक्वल टू लिख सकते हैं कांस्टेंट बाय वॉल्यूम। वी नो दैट पी इक्वल टू पी डीवी, और प्रेशर की जगह आप लिख सकते हो सी बाय बी। सर क्या प्रेशर की क्या जगह ये सी सर, बाय ये बी। पी इक्वल टू टेम्परेचर सर क्या कांस्टेंट है, और सर पीवी कैसे कांस्टेंट है फिर सर? तो जब एम और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर ओह भी कांस्टेंट हो गया, तो तीनों टर्म तो कांस्टेंट हो गया, अच्छा, ठीक है तीनों सर। टर्म तो कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए लिख दिए पीवी हम्म इक्वल टू सी। हम्म, किसी भी गैस का मास तो कांस्टेंट होता है ना, हाँ आर भी कांस्टेंट है, हाँ और टेम्परेचर इस केस में हम तो पढ़ ही रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर हाँ प्रोसेस। हाँ हाँ, तो पीवी इक्वल टू तो सी ही ठीक है हुआ सर। ना, या लिख सकते हो पी वन हाँ वी वन बराबर पी टू वी टू, कॉन्स्टेंट टर्म को तो ऐसे ही लिख सकते हैं, पी थ्री वी हाँ थ्री हाँ, इक्वल टू सी। अरे ठीक है। हम्म हम्म तो तो क्या करें यहाँ पे, तो वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीवी, पीडीवी, है ना। तो वी इनिशियल से वी फाइनल, ठीक है। हम्म तो पी बाहर करो, तो पी बाहर क्या करोगे, अंदर ही रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पी का वैल्यू हम जान गए सी बाय वी। तो इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल, पी की जगह क्या लिख सकते हो, सी बाय वी इंटू डी वी। सी को बाहर कर दो, तो वी इनिशियल से वी फाइनल 1/v इंटू डी वी। 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v। 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। अब लगा दो वैल्यू सी, लॉन v फाइनल माइनस लॉन v इनिशियल। इंटीग्रेशन होना चाहिए तभी जाके समझ में आएगा, इसीलिए हम्म बोले वीडियो देख लेना, शॉर्ट वीडियो समझ में आ जाएगा। तो ये जो आ गया, किसका आ गया, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का आ गया। वीडियो जो कल लिंक दिए थे जरूर देख लेना, ठीक है। एंड वर्क इक्वल टू हम क्या जान रहे हैं, अब बताओ, एक होता है बट्टे तो घटे। लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग अगर m, लॉग m माइनस लॉग n है, तो तुम लिख सकते हो लॉग m बाई m। तो यहाँ पे क्या था, वी एफ माइनस वी आई, तो लिख सकते हो वी फाइनल वर्सेस वी इनिशियल। और हमें पता है कि पी इनिशियल, वी इनिशियल बराबर पी फाइनल इंटू वी फाइनल। तो वी फाइनल बाय वी इनिशियल बराबर लिख सकते हैं पी इनिशियल बाय पी फाइनल, इस रिलेशन से, इस रिलेशन का यहाँ यूज कर लिया। तो जहां बी फाइनल बाय बी इनिशियल था वहां लिख दिए पी इनिशियल बाय पी फाइनल। तो ये सब मॉडिफिकेशन किया हुआ है ना। कांस्टेंट इक्वल टू लिख सकते हैं पी इनिशियल बी इनिशियल फाइनल बी फाइनल इक्वल टू एम आर टी वन,
टी इनिशियल, एम टी फाइनल, ठीक है। तो इन सब रिलेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं इस केस में, ठीक है, इस केस में। तो यहाँ ये लिखा हुआ है पिन पॉइंट में कि ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग ही क्यों पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि पीवी इक्वल टू एम होता है और पीवी इक्वल टू सी मान ली कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में। सो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, वॉल्यूम का है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में यहाँ देखो कि V फाइनल जो है V इनिशियल का से ज्यादा है, तो तुम कह सकते हो कि V फाइनल बटा V इनिशियल जो होगा हमेशा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी कि अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करो कि वर्क इक्वल टू C ln V फाइनल बाय V इनिशियल, क्योंकि V ये दे रहा है ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। सर सर एक सर चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है सर, लाइट कट गया, 3% बचा है। अरे क्या तो करें सर? थोड़ा सा चलो ठीक है, तो लगभग खत्म ही हो गया। सर इसके बाद वाला वीडियो तुम देख लेना, ठीक है, उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक डिस्कस प्रोसेस कर बता चुके दीजिएगा हैं, फिर से सर, और और जरूर देख एडियाबेटिक लेना, प्रोसेस बता उसमें फिर दीजिएगा ये वाला डायग्राम भी अच्छा से बताया है, ठीक है। सर। आप जो एडियाबेटिक लिंक प्रोसेस 2 से फिर से वीडियो था बता दीजिएगा मेरे को। थर्मोडायनेमिक्स का, उसको देख लेना चार्ज करके, ठीक है, क्योंकि मैं आऊंगा सर शाम में, तब तक ये आपका हम बोल रहे डिस्कस। सर एडियाबेटिक प्रोसेस से बता दीजिएगा फिर से। हाँ ठीक है।